और अब खबरें तफसील से। अमशीपुरा शोपियां में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच हुए इनकाउंटर में 2 मिलिटेंट और एक आम शहरी हलाक हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि अमशीपुरा में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुताल्लिक एक इतला के बाद इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। बाद में पहले तमाम शहरियों को निकाला गया। तलाशी कार्रवाई के दौरान मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक मिलिटेंटों की अंधाधुंध फायरिंग में शकील अहमद खान नामी आम शहरी शदीद जख्मी हो गया। उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। फौज की जवाबी कार्रवाई में 2 मिलिटेंट हलाक हो गए। उनकी पहचान छतरीपुरा शोपियां के मुजम्मिल अहमद मीर और बनपुरा अमशीपुरा के शारक अयूब वगे के तौर पर हुई है। मुजम्मिल कई मिलिटेंट कार्रवाइयों में मुलविस था। दोनों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से था। एक AK-47 राइफल, एक पिस्तौल और दीगर मवाद भी उनके कब्जे से जब्त किया गया है। केगाम शोपियां का अल्ताफ अहमद वानी नामी 20 साला नौजवान कई रोज से लापता है। अल्ताफ एक यतीम लड़का है और उसके घर में उसकी 4 बहनें हैं। वो फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म है। अल्ताफ के लापता होने से उसके अहले खाना गहरे सदमे में है। वो उसे वापस घर लौटने की अपील कर रहे हैं। अल्ताफ के अहले खाना और रिश्तेदारों ने उसके बारे में इतला देने वालों को इनाम देने की बात कही है। अल्ताफ की गम व मातम में डूबी वालिदा ने अपने लख्त जिगर को तशद्दुद का रास्ता तर्क करके घर वापस लौटने की दर्दमंदाना फरियाद की है। अहले खाना ने इस हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद तलब की है। ऐसा माना जा रहा है कि शायद अल्ताफ ने मिलिटेंट सफ़ों में शमूलियत इख्तियार की है। अहमद मेरा भाई है, वो संडे शाम से मिसिंग है। हमने रिपोर्ट भी थाने में डाली है, लेकिन कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। अब हम गुजारिश करें, अगर वो किसी के पास है, उनकी अगर कोई डिमांड भी है तो हम वो पूरी करेंगे। लेकिन अल्ताफ भी अगर हमारे हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है, उससे हम मैं ये कहना चाहता हूँ, आप भी जरा सोचो। अगर आपका इसमें कोई हाथ है, आप खुद गए या किसी ने उठाया, आप भी सोचो हमारे बारे में। ये देखिए इनकी हालत क्या है, उसे रहा नहीं जाता किससे। हम पता क्या वन अगर कंसे निमुत क्या कर गुजारिश खुदा सद खतर मेहरबानी कर पन बोय वापस पन साल, मगर मोज यह BP गसान हाई। अमे सोरी जिंदगी पे गुजरम, कि खानदार मूद अमिस लकटे यतीम, मूद बचपनस मज मोल सोरी गुजारिश कर, चाहे कमिस कमिस कत वनकन मेहरबानी कर सह यम पन घर वापस। यूक्रेन में रूस के हमले के बाद पैदाशुदा सूरत हाल से वहां फंसे लोग काफी परेशान हैं। वादी कश्मीर के 200 से ज्यादा लोग भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उनके अहले खाना काफी फिक्रमंद हैं। अतवजन श्रीनगर के दानिश रसल के यूक्रेन में फंसे हैं। इसके रिश्तेदार काफी परेशान हैं। उसकी आंटी नम आंखों से खुदा से यही दुआ कर रही है कि दानिश और दीगर कश्मीरी लोग सही सलामत रहें और वापस घर पहुंच जाए। दानिश के अहले खाना कल से उसके साथ राब्ता नहीं कर पाए हैं। उन्होंने मरकजी हुकूमत से अपील की है कि उनके बच्चों को वापस लाया जाए। हमने उससे बात की और आज हम ट्राई कर रहे थे, आज वो फोन नहीं उठा रहे थे वहाँ पे, आज बात नहीं हो रही थी उनसे। वालों ने उनको वो वहाँ से फार्म दिया, वो फार्म भर के रखा है उन्होंने, फार्म भर के रखा है उन्होंने बोला हम आपको कर लेंगे। तो फिलहाल उन्होंने वहाँ पे उनको एम्बेसी ने ये बताया कि आप एक ही जगह पे रहिए। और इस वक्त यूक्रेन से बराह रास्त हमारे साथ जुड़ गए हैं पीर मिनहाज, जो कि जिनका ताल्लुक कश्मीर से है। मिनहाज, आपका इस्तकबाल है। इस वक्त मिनहाज आप कहां पर हैं, किस सूरत हाल में हैं, क्या कुछ आप बताएंगे इस वक्त न्यूज़ 18 के जरिए? क्या कोशिशें सरकार की तरफ से हुई है आप लोगों को वहां से बाहिफाजत निकालने के लिए? अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मैं इस टाइम बैठा हूँ यहाँ पे, जो मेन सेंटर है जो कीव का, जो कैपिटल सिटी है उसका जो मेन सेंटर है, वहीं पे बैठा हूँ। तो
अभी इंडियन गवर्नमेंट अभी कर रही है, प्रिपरेशन चल रही है, वन बाय वन फ्लाइट्स लेके जा रही है बच्चों को। अभी पहले जो ऑलरेडी बॉर्डर स्टेट्स में बच्चे पढ़ रहे हैं, पहले उनको प्रेफरेंस मतलब पहले उनको निकाल रहे हैं, फिर आहिस्ता मतलब आराम से दूसरे बच्चों को भी निकालेंगे। वो सिचुएशन देख रहे हैं कैसे, क्योंकि उनको ये भी देखना है कि अगर हम यहाँ से बच्चों को ले जाएंगे बॉर्डर स्टेट्स तक, जैसे पोलैंड का बॉर्डर पड़ता है या हंगरी का बॉर्डर, इनको वो भी देखना है कि सेफ्टी वहां तक पहुंचाने तक की सेफ्टी लेनी होती है। तो वो ये चीज देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कैसे क्या करे, वो चल रही है उस पे चल रहा है काम। इंशाल्लाह सब हो जाएगा ठीक। जी, कितने कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं आपके राब्ते में? कितने लोग? आप बताया जा रहा है कि आपको एक महफूज शेल्टर दिया गया है, शेड दिया गया है, उसमें रखा गया है, तो कितने लोग आपके साथ हैं, राब्ते में हैं? एक्चुअली दिया गया नहीं है कि वो यहाँ पे एक्चुअली जो हर मतलब मैं सेंटर में रहता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे इन्होंने बना के रखे पहले से ही, क्योंकि ये पहले से ही प्रिपरेशन में होते हैं, मतलब लॉन्ग टाइम पहले, ये आज की बात नहीं है जी। तो अभी क्या होता है, अभी यहाँ पे होता है, मैं अभी बैठा हूँ खिड़की पे, यहाँ पे सायरन होती है, तो हम मतलब जल्दी में नीचे जाते हैं। ठीक। मिनाज, क्या आप हमें बाहर की कुछ तस्वीरें दिखा पाएंगे? अगर दिखा सकते हो तो बताएं, लोगों को पता चले कि आप जहाँ हैं किस तरह की सूरत हाल है। ये मेन सेंटर है यूक्रेन का कीव। जी। ये मेन सेंटर है। ये क्या रिहायशी फ्लैट्स हैं, क्या कुछ है यहाँ पर? कॉलेज है, मार्केट है? ये सारे रिहायशी फ्लैट्स हैं, और जो वो साइड है ना, वो साइड वो आगे साइड, वहीं पे एक्चुअली क्या है, वो एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग्स है, मतलब जहाँ पे ये जो रेड कलर की बिल्डिंग आप बता रहे हैं? नहीं, ये जो रेड कलर की बिल्डिंग है उनके बाद। अच्छा, ठीक। तो सब घरों में बंद हैं अभी। तो आप लोगों के तो आप लोगों के लिए जो जरूरी अशिया है वो क्या हालात हैं आपका? कैसे खान पान आपका कैसे है? अभी एक्चुअली जब अभी बीच में क्या हुआ था, अभी 2-3 टैंक्स आए थे रशिया से, वो उसी साइड से आई थी, जो साइड में जो आपको भी दिखा रहा हूँ ना, मतलब उसी साइड उसी डायरेक्शन में आए थे वो अभी, लेकिन उनको न्यूट्रलाइज, न्यूज में दिखा रही कि उनको न्यूट्रलाइज कर दिया ऑलरेडी जी। तो अभी आप जहां पर हैं पास के इलाके में धमाके हुए हैं? हाँ, बहुत सारे जी। ये धमाके कल से लगातार हैं, तो अब अभी सुबह से और अब जब हम बात कर रहे हैं तो अभी तक क्या सूरत हाल है आसपास में? एक्चुअली पिछले 2 दिन से नहीं सो रहे हैं हम, आप आके देख सकते हो। रात में 2-3 बार घर से नीचे जाना पड़ता है, 5 कल रात को तो बिल्कुल ही सोए नहीं। जी हाँ, क्योंकि सायरन बजता था तो नीचे जाते थे, सायरन बजता था तो नीचे जाते। अभी हम ऊपर आए थे खाना खाने के लिए, तो 2 बार ऑलरेडी सायरन हो गई फिर से। अच्छा, सायरन के साथ ही आप नीचे जाते हैं। मिनाज, एक चीज जानना चाहेंगे कि आप लोगों से कोई सरकारी अफसर राब्ते में हैं? क्योंकि सरकार की ये कोशिश है कि मौके के लिहाज से आप लोगों को बाहिफाजत वहां से निकाला जाए जो लोग फंसे हुए हैं। तो क्या एडवाइजरी आपको दी गई है सरकार की तरफ से? ये बच्चों को, जो नए बच्चे हैं ना, जो यूक्रेन में नए बच्चे आए हैं, तो उनके लिए मैं एक बार बताना चाहूँ, जो बच्चे मतलब कश्मीर से पढ़ते हैं जी, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ कि 2014 में जब ऐसे हुआ था ना लुगांस्क में अटैक, जी, तो उस टाइम भी पहले इंडिया ने ही बच्चों को यहाँ से निकाला था। तो बच्चों को पैनिक नहीं करना चाहिए। इंडियन एम्बेसी पूरी देख रही है, हर किसी चीज पे उनको पूरी नजर है कि कैसे करे, कैसे, वो हमसे ज्यादा जानते हैं, वो हमसे पूरे मिनिस्ट्री के साथ उनके राब्ते हैं कि कैसे बच्चों को निकाले, वो पूरी सेफ्टी करेंगे बच्चों की। हम कांटेक्ट में है सबसे। जी, एडवाइजरी क्या दी गई? फिर एक एडवाइजरी आई है, बताया गया कि आप लोग जहां हैं वहां रहें, बाहर न निकले, इस तरह की कुछ। देखिए एडवाइजरी क्या है, अगर ये मतलब ये फाइटिंग है, एयर फाइटिंग है ना, इसमें एडवाइजरी यही है कि बाहर मत निकलो ज्यादा, बेसमेंट में ज्यादा बैठो। जब अभी इंडियन गवर्नमेंट ने ये भी बोल दिया कि अगर कोई वेस्ट जाना चाहता है मतलब गाड़ियों में, तो एम्बेसी ने, तो वो इंडिया का फ्लैग लगा ले गाड़ी पे। अच्छा, उन्होंने गवर्नमेंट से बात की कि उनको किसी जगह रोका नहीं जाएगा, वो सीधे बॉर्डर पे जाएंगे। ठीक, यानी आपको सरकारी गाड़ियां जो है दी जाएंगी जिसमें आपको बैठकर महफूज जगह पर ले जाया जाएगा, वहां से आपको बाहर आना है? हाँ, अभी कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं अभी जी, अभी कर रहे हैं। क्या कुछ स्पेशल फ्लाइट की टाइमिंग आपको दी गई, बताया गया कि कैसे और कब निकलना है, क्या तैयारी आपको करनी है ना? वहीं से जो ये बॉर्डर क्रॉसिंग करवा रहे हैं बच्चों की, तो वहां से फिर जो आगे एयरपोर्ट, जैसे हंगरी का एयरपोर्ट है या पोलैंड का एयरपोर्ट है, वहां से बच्चों को फिर वहां के एयरपोर्टों से फ्लाइटें उड़ेगी इंडिया के लिए। जी, अभी आपके साथ कितने लोग हैं कश्मीर के? अभी कश्मीर के अभी कोई नहीं है। आप जिस इलाके में हैं वहां पर कितने लोग हैं कश्मीर के? मैं अकेले हूँ। अच्छा, तो कश्मीरी लोगों से आप राब्ते में हैं कि क्या सूरत हाल है, क्या कुछ चल रहा है? हमने ग्रुप बनाया है, हम ग्रुप में सारे एक दूसरे को मतलब अपडेट करते रहते हैं, क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जी, तो क्या उस ग्रुप में क्या कुछ बताया जा रहा है? सब ठीक ठाक है अभी?
तब सब ठीक है, कभी कोई बोल रहा है कि हमारी साइड से इस टाइम प्लेन ऊपर से उड़ रहे हैं, मतलब चल रही है थोड़ी, तो वो बेसमेंट में जा रहे हैं, ऐसे हो रहा है और कुछ नहीं। अच्छा, मतलब सब खैरियत से हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होगा जी, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मिनहाज हमसे बातचीत करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि कश्मीर के वो तमाम लोग आपकी बातचीत सुनकर किसी हद तक इत्मीनान में होंगे कि सारे वो स्टूडेंट, सारे वो बाशिंदे जो कश्मीर के हैं वो महफूज हैं और सरकार उनके राब्ते में है और उन्हें तैयार रहने के लिए कहा गया है। एडवाइजरी यही है, जैसा कि मिनहाज ने कहा, कि अपनी जगह पर महफूज रहें, बाहर ना निकले ज्यादा, और सरकार उन्हें आगाह करेगी कब कैसे निकलना है वहां से। जी मिनहाज, एक चीज और है, पैनिक होने की जरूरत नहीं। देखो, अगर हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि मैं भी खुद टेंशन में हूँ कि कैसे क्या करूं, लेकिन एक चीज समझनी चाहिए कि एम्बेसी मतलब हमारी पैनिक को देख के वो नहीं उठा सकते कोई क्विकली में डिसीजन कि उठो चलो निकलो यहाँ से। बिल्कुल, उनको आराम से उनको देखना है सिचुएशन, सेफ्टी, सिक्योरिटी, कल को कुछ जब बच्चे निकले कुछ ना हो जाए तो उनको वो चीजें भी देखनी पड़ती है। तो इसीलिए क्विकली में कोई डिसीजन नहीं आ रहा है अभी तक, क्योंकि अभी किसी को पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया मिनहाज न्यूज़ 18 उर्दू से बात करने के लिए। तो ये थे मिनहाज, कश्मीरी बाशिंदे हैं। उन्होंने कहा कि किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सरकार अपने तौर पर फैसला लेगी और बाहिफाजत वहां से हिंदुस्तानी बाशिंदों और कश्मीरी बाशिंदों को, स्टूडेंट्स को निकालने की पूरी कोशिश सरकार की तरफ से जारी है। आगे बढ़ेंगे। यूक्रेन में फंसे बेरवा के कलीपुरा से ताल्लुक रखने वाले खादिम हुसैन नामी तालिब इल्म के घर वालों ने मरकजी सरकार से अपील की कि उनके बच्चे को बाहिफाजत वापस लाया जाए। खादिम हुसैन 4 सालों से यूक्रेन में MBBS की डिग्री हासिल कर रहे हैं। उनके घर वालों और रिश्तेदारों का कहना है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग से वो अपने बच्चों की सलामती को लेकर फिक्रमंद है। उधर बेरवा के अछामा गांव से ताल्लुक रखने वाले एक और तालिब इल्म यूक्रेन में फंसे हैं। उनके अहल खाना में अपने बच्चे की सलामती को लेकर फिक्रमंद है। हमारा बच्चा है जो यूक्रेन में MBBS की डॉक्टरी कर रही है वहाँ पे। यूक्रेन और एशिया के दरमियान जो पिछले 2 दिनों से जंग हुई है उससे हम बहुत परेशान हैं। हमारे जो भी बच्चे हैं वहाँ पे उनके माँ बाप परेशान हैं, उनके खानदान परेशान है। हम अब रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि वो उनका कदम उठाए और उनको वापस लाया जाए वहाँ पे। हमारे फैमिली भी परेशान है, हमारे जो उनकी माँ है वो परेशान है। यूक्रेन में काउसा खालसा नाराबल से ताल्लुक रखने वाले आमिर हमीद नामी तालिब इल्म के घर वाले भी काफी फिक्रमंद हैं। आमिर हमीद के घर वालों ने मरकजी सरकार से अपील की कि उनके बच्चे को बहिफाजत वापस लाया जाए। आमिर वहां 4 बरसों से MBBS की डिग्री कर रहे हैं। होप कर रहे हैं कि कब गवर्नमेंट हमारे बच्चों को वापस लाए। सर, जब से ये सब स्टार्ट हुआ हम तो बस हम रात को नहीं सोते, हम बस यही सोच रहे हैं कि कब हमारे बच्चे वापस आए। सर, स्टेट इमरजेंसी की वजह से हमारे बच्चे भूखे हैं कल से, उनको पानी तक नहीं मिला पीने के लिए। एंड आपकी बातचीत हो रही है उनके साथ, वो बता रहे हैं? यस सर, बातचीत तो होती है, लेकिन उनकी ऐसी कंडीशन, मतलब ऐसी डिजास्टर सिचुएशन में है वो वहाँ पे। लेकिन सर हम बहुत ज्यादा परेशान है। प्लीज हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से, वो जल्दी से कोई ऑल्टरनेटिव निकाल के हमारे बच्चों को वापस लाएं। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि उनको जल्द अज जल्द वापस लाया जाए। तो इनकी ये मुतालबा है उनका, सरकार से ये अपील करते हैं कि मरकजी सरकार जल्द से जल्द इक़दाम उठाए और जो भी कश्मीरी वहाँ पे हैं और उनको बहिफाजत यहाँ पे लाया जाए। तो मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, काउसा नाराबल। इस बीच कठुआ की मुस्कान महाजन नामी तालिबा यूक्रेन से वापस घर पहुंच गई हैं। इस मौके पर अहल खाना ने मुस्कान का वालेहाना इस्तकबाल किया। मुस्कान का कहना है कि अभी भी वहां जम्मू कश्मीर के काफ़ी लोग फंसे हैं। उन्होंने यूटी और मरकजी हुकूमत से अपील की कि उनकी वापसी के लिए इक़दामात किए जाएं। उन्होंने कहा कि जंग किसी मसले का हल नहीं है और बातचीत से ही मसला हल करना चाहिए। मुस्कान के अहल खाना से खुशी का इजहार करते हुए दीगर लोगों को भी जल्द वापस लाने की अपील की है। 5:30 बजे सुबह वहाँ पे फर्स्ट एक्सप्लोजन हुआ है, जो बच्चों ने सुना खुद से, जो उन्होंने विटनेस किया। धुआं निकल रहा था और रशियन ट्रूप्स उन्होंने वहाँ पे देखे सुबह 5:30 बजे। तब मैं फ़्लाइट में थी। एजेंट्स ने हमें चार्टर अरेंज करके दी, मैं उसी में आई हूँ और वही लास्ट फ़्लाइट हुआ जो उड़ी है। मैं गवर्नमेंट को यही कहना चाहती हूँ कि आप क्विकली मेरे फ्रेंड्स को और जितने बच्चे वहाँ फंसे हैं आप उनको जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट कर लीजिए। मैं JNK गवर्नमेंट से ये कहना चाहती हूँ, जैसे और स्टेट्स की गवर्नमेंट्स ने अरेंज किया था, उनका आगे फॉलो अप की वो आगे से प्रोसीजर्स क्या होंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट को जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से भी प्रेशराइज किया जाए और
اور ایسا کچھ کیا جائے کہ وہ جلدی سے جلدی یہاں آ سکیں. اس کو فون کرو تو جو کہتی کچھ نہیں ہے, ادھر سارا نارمل ہے, پریوار میں بہت خوشی کا ماحول ہے. اگر پہلے پتا تو وہ کہ ایسے حالات بنے تو وہ جلدی بلا لیتے اپنے بچوں کو. ہم چاہتے ہیں کہ باقی بچے بھی سیفلی گھر پہنچ جائیں جلدی سے جلدی. گورنمنٹ جموں کشمیر کی بھی کچھ کرے جس سے بچے جلدی سے جلدی واپس آ سکیں. ماڑوا واڑون کشتواڑ کے لاپتہ ہوئے 6 افراد صحیح سلامت ہیں. واضح ہے کہ وہ اننت ناگ سے مرگن ٹاپ ہوتے ہوئے گھر جا رہے تھے. بھاری برفباری کے بیچ پیدل سفر کر رہے یہ 6 افراد مرگن ٹاپ کے قریب لاپتہ ہو گئے تھے. ان کے لاپتہ ہونے کی خبر ملنے کے بعد پولیس اور انتظامیہ کی ٹیمیں ریسکیو آپریشن میں لگ گئی تھی. آج پولیس ان سے رابطہ کرنے میں کامیاب رہی. بالآخر وہ 3 دن اور 3 راتوں کے بعد اپنے اہل خانہ کے ساتھ ملے. پولیس نے سرما میں ایسے راستوں پر سفر کرنے سے گریز کرنے کی تلقین کی ہے. آج ہمیں ایک بہت اچھی خبر واڑون سے ملی. جو ہمارے 6 لیبررز مسنگ تھے پچھلے 4-5 دنوں سے, وہ آج الحمدللہ اپنے گھروں کو صحیح سلامت پہنچے. اور میں اپنی طرف سے ڈیوکام صاحب, ڈپٹی کمشنر کشتواڑ اننت ناگ, ایس ایس پی کشتواڑ, ایس ڈی پی اور ایس ڈی ایم کوکر ناگ صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ انہوں نے بھی کافی کوشش کی تھی لیکن موسم کی وجہ سے وہ ریسکیو وہاں پہ نہیں کر پائے. لیکن الحمدللہ آج فائنلی وہ اپنے گھروں کو سارے پہنچے. اسپیشلی میں نیوز 18 اردو کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہمیشہ ہماری آواز بنتے ہیں. بالکل ٹھیک ٹھیک. تو شنوائے نفر ٹھیک شنوائے ٹھیک. تو کوت واتو کوتا ٹائم لگے؟ شنوائے ٹھیک شنوائے. تو کوتا ٹائم لگے؟ تقریباً گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. کیا رسک ما چھو؟ گلرس نہ کیا پرابلم ما چھا زیادہ شین ما؟ بالکل نہ اترا سے جنگ اترا ہے. اچھا اچھا اچھا. بوٹ سے تو میں پولیس کی تو اترا جنگ میں وسن. چلو تو واتو وارکار بچے پولیس تے آمت تو ٹھیک چھا؟ ٹھیک ٹھیک جناب. مرگن ٹاپ سے لاپتہ ہوئے 6 افراد صحیح سلامت گھر پہنچنے پر خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے. یہ لوگ ہماچل پردیش سے اننت ناگ کے راستے واڑون اپنے گھر کو لوٹ رہے تھے. بھاری برفباری نے مرگن ٹاپ پر ان کا راستہ مشکل بنا دیا. اس کے بعد ان لوگوں نے ایک شیلٹر شیڈ میں پناہ لی تھی. انتظامیہ, پولیس, فوج اور مقامی رضاکاروں کی جانب سے ریسکیو آپریشن جاری رہا. واڑون پہنچنے پر ان لوگوں کا پولیس, فوج اور مقامی آبادی نے والہانہ استقبال کیا اور ان کے حوصلے کی ستائش کی. لوگوں نے بھی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے واڑون کا سڑک رابطہ آل ویدر بنانے کا مطالبہ دہرایا. میں اس میں سبھی ڈپارٹمنٹس, ایس ڈی آر ایف, پولیس ڈپارٹمنٹ, ماؤنٹین ریسکیو ٹیمز, آرمی اتھارٹیز, لوکل ایس ڈی ایم کوکر ناگ, ایس ڈی پی او کوکر ناگ, ان کے جوائنٹ ایفرٹ سے جو یہ آپریشن کو کیا گیا, along with the constant support of the Divisional Administration Kashmir, Divisional Administration Jammu and Deputy Commissioner Kishtwar, along with the whole District Administration Kishtwar, we could rescue these 6 people very safely. اینڈ آگے ان کی ہیلتھ کنڈیشن کے بارے میں روٹین چیک اپس کیے جائیں گے. اور مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہے کہ ان 6 لوگوں کو جو کافی سمے سے پچھلے آلموسٹ 48 گھنٹے سے زیادہ جن کو مسنگ ہوا تھا ان کو ریسکیو کر لیا گیا. ایسے جو واقعات ہمارے وہاں ہوتے ہیں یہ ہر سال ہر مہینے 2-2 3-3 نوجوان ہمارے جو اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے ہیں. اس لیے ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں الٹرنیٹ راستے کی ضرورت ہے. جیسے کہ میں ٹنل کی بات کرتا ہوں کہ اگر الٹرنیٹ راستہ ہمارا چھتبل دردپور ٹو چویدامن واڑون ٹنل بنایا جائے, چھاترو بونڈا ٹو مڑوا ٹنل بنایا جائے, اس سے ہمیں ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی. ہماری بجلی آ جائے گی, ہماری اچھی آل ویدر روڈ آ جائے گی, ہمارا ہیلتھ فیسلٹی نظام درست ہو جائے گا. جو بھی مصیبتیں ہیں اور ہمارے ان نوجوانوں کی جانیں بچیں گی. وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد جلد لوٹیں گے. کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. جموں کشمیر انجمن شرعی شیعان کے صدر آغا سید حسن الموسوی الصفوی نے گورنر انتظامیہ کی طرف سے وادی میں شراب کی مزید دکانیں کھولنے کے منصوبے پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ بلا لحاظ مذہب و ملت اہلیان کشمیر کے لیے ناقابل قبول اور باعث تشویش ہے. انہوں نے کہا کہ ایک مہذب معاشرے میں شراب کی دکانوں کی موجودگی کو ہرگز برداشت نہیں کیا جا سکتا. مرکزی امام باڑہ بڈگام میں نماز جمعہ کے موقع پر ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے آغا نے کہا کہ کشمیر اولیاء کرام, صوفیوں اور سنتوں کی سرزمین ہے.
उसने हमेशा अखलाकी और रूहानी इक़दार की हिफाजत की है। उन्होंने कहा कि वादी में इबादत गाहों को मुसलसल बंद रखा जा रहा है। मरकजी जामा मस्जिद श्रीनगर में 3 साल से नमाज जुमा और जमात पर पाबंदी है। दूसरी तरफ हुकूमत रियासत में शराब खाने खोलने में लगी है। उन्होंने कहा कि एक मनसूबाबंद तरीके पर नौजवान नस्ल को मुनशियात की दलदल में धकेलने के एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में शराब की नई दुकानें खोलने के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। सांबा में भी लोगों ने सरकार के इस मंसूबे के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कहा कि सरकार नौजवानों को रोजगार देने के बजाय उन्हें मुनशियात की तरफ धकेल रही है। उन्होंने कहा कि सांबा के नुड इलाके में शराब की दुकान खोलने का मंसूबा है, लेकिन सांबा में लोग नहीं चाहते कि यहां शराब की कोई दुकान खुल जाए। उन्होंने फैसला वापस न लेने की सूरत में शाहराह पर एहतजाज करने की धमकी दी है। लद्दाख की सबसे बड़ी मजहबी तंजीम जमीयत उलमा इस्ना अशरिया करगिल ने बाद नमाज जुमा हिजाब के मसले को लेकर सख्त एहतजाज किया। हजारों लोगों ने इस्ना अशरिया के बैनर तले हाथों में प्ले कार्ड लेकर एहतजाज किया। उलमा ने मरकजी सरकार से जल्द इस मसले को हल करने की गुजारिश करते हुए आए दिन मुसलमानों के साथ हो रहे मजालिम को रोकने की अपील की। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अवाम को नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने की गुजारिश की गई। इंतजामिया ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए थे। भाईचारा हिंदुस्तान की खूबसूरती रहे हैं और मजहबी मेल जोल हिंदुस्तान की खूबसूरती रहे हैं और यही हिंदुस्तान का वक़ार बन गया, हिंदुस्तान की कुदरत बन के दुनिया के सामने है और हिंदुस्तान की इज़्ज़त बन के दुनिया के सामने है। तो लिहाजा मुझे लगता है कि आज हमारे जो हुकूमत के आला ओहदेदार है वो इस बारे में सोचें कि हिंदुस्तान को ऐसे मुनाफरत वाले बातों से, ऐसे मुनाफरत वाले इश्यूज़ से किस तरह हमारे हिंदुस्तान की माहौल बिगाड़ सकते हैं और हमारे हिंदुस्तान की जो अमन अमान खतरे में आ सकते हैं। जाली डायग्नोस्टिक्स रिपोर्ट और लैब टेक्नीशियंस व सरकर्दा डॉक्टरों के बीच साजबाज से मुताल्लिक न्यूज़ 18 उर्दू के स्टिंग ऑपरेशन के बाद कश्मीर प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर एसोसिएशन ने तमाम अहम सेंटर्स के लिए वार्निंग जारी कर दी है। उन्हें हिदायत दी गई है कि वो गैर मजाज सेंटर्स और सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे लैब टेक्नीशियंस से नमूने हासिल न करें। एसोसिएशन के एक ऑर्डर में वाज़ेह किया गया कि एक गलत तरीक़ेकार चल रहा था जिसको रोकने की ज़रूरत है। सरकर्दा सेंटर्स ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने इस पर अमल करने की तहरीरी तौर पर यकीन दहानी कराई है। कश्मीर प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर एसोसिएशन और प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स एसोसिएशन ने इस मामले को उजागर करने पर न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया अदा किया। मैं न्यूज़ 18 का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये कदम उठाया जिसका नतीजा आप सबको आज मिल रहा है कि जो भी यहाँ पे बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं उन्होंने अपने लेटर हेड्स पे लिख के दिया है कि जो भी ये नेक्सस चल रहा था उसके खिलाफ मतलब वो शाना बशाना खड़े हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अगर कोई सैंपल आता है या मेडिकल शॉप से कोई सैंपल आता है तो उसके खिलाफ वो खड़े हैं। जो भी हमारा कल ऑर्डर निकला था कि कश्मीर प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर एसोसिएशन जल्द से जल्द मतलब ये इकदाम उठा रही है कि मेडिकल शॉप्स पे एक सेटिंग ऑपरेशन भी होगा, तो उसके लिए हम न्यूज़ 18 का भी शुक्रगुजार हैं और हम साथों साथ अपनी जो भी हमारे साथ जुड़े जो कॉरपोरेट्स हैं हमारी लैब के हमारी एसोसिएशन के साथ जो जुड़ रहे हैं उनका खैर मकदम करें कि इस टाइम उन्होंने हमें मतलब भरपूर ताउन और अपना सपोर्ट दे दिया। ये जो न्यूज़ 18 उर्दू से खबरें आई थी परसों कि यहाँ के जो लेबॉरेटरीज़ हैं या यहाँ के जो डायग्नोस्टिक्स हैं उनके मुतालिक एक न्यूज़ आई थी कि ये ऐसे ही लोगों को कलेक्शन के लिए अलाउ करते हैं, लेकिन जो आज हमने देखा कि जिन 4-5 लेबॉरेटरीज़ जो हैं जो अच्छी लेबॉरेटरीज़ हैं उन्होंने ये तय किया है कि हम अब मेडिकल शॉप कलेक्शन नहीं लेंगे। ये बहुत अच्छा कदम है हमारी सोसाइटी के लिए भी, हमारी एसोसिएशन के लिए भी और हर एक पेशेंट के लिए ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है वो पेशेंट केयर का मसला है उधर। अगर ये चीज़ लागू हो गया, अगर इनमें हकीकी ये सच्चाई पाई गई, हम भी चेक कर रहे हैं, मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटों से ये बात क्लियरली कही है, आज ही वो हंगामी मीटिंग हमारी हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में, तो उनको मैंने डायरेक्शंस पास किए हैं कि भाई अगर कहीं जगह ये हो रहा है वो आप अपनी अथॉरिटी को इन्फॉर्म करें।
न्यूज़ 18 उर्दू के सुपर सिटिंग ऑपरेशन के मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। जो यहाँ के डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं वो तो जागे हैं, ताहम महकमा सेहत जो है वो अभी भी गफलत की नींद सो रहा है। इस रिपोर्ट के आने के बाद अभी तक महकमा सेहत की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। दूसरी ओर अगर हम इस घोटाले की बात करें, ये अभी भी धड़ल्ले से चल रहा है, जबकि जो यहाँ पे नामी ग्रामी डॉक्टर्स जो यहाँ के हैं वो आज भी यहाँ के पेशेंट्स को गैर ज़रूरी टेस्ट करने को कहते हैं जिसमें उनका अपना कमीशन होता है। ऐसे में न्यूज़ 18 उर्दू अपना ये फ़र्ज समझता है कि इस मसले को लगातार उजागर करता रहेगा जब तक कि इस वबा का खात्मा नहीं होता। जहांगीर अजीज के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अनंतनाग ने मलकड़ अशमकाम के गुलाम नबी भट्ट को अपने ही भाई मोहम्मद शफी भट्ट के कत्ल का मुजरिम करार दिया है। अनंतनाग के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज नसीर अहमद डार ने सबूतों और शवाहिद की बिना पर गुलाम नबी को अपने भाई का कातिल करार देकर मुजरिम की सजा का फैसला 26 फरवरी के लिए महफूज रखा है। तफसीलात के मुताबिक 2013 में पुलिस स्टेशन मटन ने मोहम्मद शफी भट्ट की लाश गाँवखाने से बरामद की थी। तहकीकात के बाद महलूक के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने आज वर्चुअल मोड के जरिए मुजरिम व दीगर मुताल्लिकीन की मौजूदगी में फैसला सुनाया। इसमें जब गुलाम नबी भट्ट को पकड़ा गया था, इसने एक इंकशाफ किया था अलाई कत्ल, जो जिससे गुलाटी से भाई को वार किया था, वो बरामद किया गया था। तो वो एक सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है, जो लासीन थ्योरी और उसके बाद जो है इसकी डिस्क्लोजर इंकशाफात जो है और रिकवरी वगैरह जो है वो प्रूव हुई कोर्ट में। तो अदालत मुतमईन हो गई कि पूरी शहादत जो है कि इसने अपने भाई का कत्ल किया एक प्रॉपर्टी के इशू पे, आज उसको मुजरिम करार देकर तो कल उसको सजा सुनाई जाएगी, चाहे उसको डेथ पेनल्टी जाएगी या उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लारमो अवंतीपुरा में प्रोटेक्शन वॉल गिर जाने की वजह से एक गाँवखाना और चंद दीगर ढांचों को शदीद नुकसान पहुंच गया है। मस्जिद को खतरा लाहक हो गया है। लोगों ने कहा कि आरडीडी डाटसरा ने 3 माह कबल ही ये दीवार तामीर की थी, लेकिन नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल से दीवार मुनहदिम हो गई। तहसीलदार अवंतीपुरा शकील अहमद ने इलाके का दौरा करके हालात का जायजा लिया। उन्होंने कसूरवार इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। दानी नियर अबाउट तकरीबन 7 क्विंटल दानी सह सोरे शीनस पे गाव सह जख्मी ब्या कुट तथ मज तकरीबन 50 क्विंटल दानी सह डेमेज ब्या यपरी मतलब मस्जिद शरीफ अत बंड अत वनस खतर बंड सह मतलब डेंजरस वनस बचित आलमोस्ट 20 फुट मगर सह मस्जिद शरीफ सतान कि मतलब विद इन एन आवर हसा पे सह बंडहन तज, इसलिए हम डिपार्टमेंट से गुजारिश कर रहे हैं कि ये थोड़ा प्रॉपर एक्सेस गन नमन ये डैमेज गो नमन गो प्रॉपर कंपनसेशन मिलन। अकॉर्डिंगली द रिपोर्ट विल बी फॉरवर्डेड टू द डेप्यूटी कमिश्नर सर, और अकॉर्डिंगली उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। हुसोएवर इज कल्प्रिट उसके अगेंस्ट एक्शन होगा। दिस इज माय एश्योरेंस। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। किश्तवाड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार कर लिया है। उनका ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन से था। उनके कब्जे से 2 ग्रेनेड, कारतूस, AK-47 राइफल के खाली मैगजीन, HM के पोस्टर और दीगर काबिल तराज मवाद बरामद हुआ है। गिरफ्तार अफराद की पहचान शफी बकरवाल, फरीद अहमद, जुबैर अहमद और इस्माइल के तौर पर हुई है। डुअलधर इलाके में ये कार्रवाई की गई है। 4 अफराद को डुअलधर जंगल की तरफ जाते देखा गया था। इसके बाद फोर्सेस को देखकर उन्होंने फरार होने की कोशिश की, मगर फोर्सेस ने उन्हें दबोच लिया। इस सिलसिले में केस दर्ज करके मजीद जांच जारी है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने उधमपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और कहा कि पाकिस्तान की सरपरस्ती में सरगर्म अनासर जम्मू कश्मीर के पुरअमन माहौल और आम जिंदगी में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन मजमूम कोशिशों से निमटा जाएगा। उन्होंने कहा कि खत्म होती दहशतगर्दी को पाकिस्तान जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। ये तमाम कोशिशें पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की चौकसी की वजह से कामयाब नहीं हुई हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तमाम साजिशों का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। डीजीपी ने उधमपुर जिले की खवातीन पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह भी किया। इन पुलिस स्टेशनों में खवातीन अहलकार काम करेंगी और खवातीन के मसाइल का इजाला करेंगी। जो वेपन ज्यादा भेजा जा रहा है कि और ज्यादा तादाद में मिलिटेंट को तैयार किया जाए, मिलिटेंट बनाया जाए, हम उनकी वो कोशिश कामयाब नहीं होने दे रहे हैं। इस तरह के हथियार, वेपन, आईडीज दहशतगर्द के हाथ में पहुंचने से पहले ही पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस इंटरसेप्ट कर रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये हथियार, ये गोला बारूद उनके पास पहुंचता है तो समाज में और ज्यादा वायलेंस का लेवल बढ़ता है।
और ज़्यादा दहशत जो है उसका माहौल बनता है। बहुत सारी इस तरह की जो पकड़ दकड़ है बहुत पहले हो जाती है मिलिटेंट के पास पहुंचने से, और क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान पकड़ा जाता है इसलिए कोशिश पाकिस्तान की तरफ से रहती है कि जो वेपन की शॉर्टेज है, जो ग्रेनेड की और आईडीज़ की शॉर्टेज है, उसको ड्रोन के जरिए से बाकी जगहों से पूरा किया जाए। मगर जैसा मैंने कहा कि हमारे इंट नेटवर्क, इंट ऑपरेटर्स और हमारी जो फिजिकल सिक्योरिटी ग्रिड्स हैं वो पूरी तरह सतर्क हैं और अपनी जगह पे अच्छे से काम कर रही हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच फायरबंदी मुआहदे की पासदारी के फैसले का 1 बरस मुकम्मल हुआ है और इस वजह से सरहदों पर अमन कायम है। अगरचे पाकिस्तान दरअंदाजों को मुख्तलिफ तरीक़ों से हिंदुस्तानी इलाकों में दाखिल कराने की कोशिश करता रहता है, मगर माहिरीन का मानना है कि मजमूई तौर पर हालात में काफ़ी बेहतरी आई है। पेश है समीर भट्ट की ये रिपोर्ट। 25 फरवरी 2021 को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच फायरबंदी मुआहदे की पासदारी करने पर रजामंदी जाहिर की गई थी। इसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल-अक़वामी सरहद के दोनों तरफ रहने वाले लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। इस 1 बरस में चंद एक मरतबा ही पाकिस्तान की जानिब से खिलाफ वर्जी की गई है। फायरबंदी के बाद सरहदी इलाकों के लोगों ने काफी राहत पाई है। दिफाई माहिरीन का भी कहना है कि हिंद पाक के इस फैसले से सरहदों पर काफी मुस्बत तब्दीलियां आई हैं। हमारे जो बॉर्डर के लोग हैं वो चैन की नींद सोना शुरू हो गए, क्योंकि आज तक क्या होता था कि जब वो शेलिंग होती थी उनको ये नहीं पता लगता था कहाँ उन्होंने जाना है। हालांकि बंकर्स बनाने का भी हमारा प्लान था और बनाए भी हैं हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने, पर वो जो एक सिक्योरिटी और सेफ्टी होती है वो नहीं उनके दिमाग में थी। दूसरी साथ में स्कूल लग रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। हमारे जो बॉर्डर के जो हमारी फेंसिंग है उसके दूसरी पार हमारी खेती थी, बहुत ज़मीन थी हमारे जो ये फार्मर्स हैं उनकी, पर वो उसको कल्टीवेट नहीं कर सकते थे। अब जब से सीज फायर हुआ है वहाँ पे कल्टीवेशन भी चल रही है। ओवरऑल सिनेरियो से ये लगता है कि चलो जी शायद कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर हो सकता है कुछ इसका हल निकल जाए। इस सब के बावजूद पाकिस्तान की जानिब से हथियार और मंशियात भेजने का खतरा मुसलसल मंडराता रहता है। बीएसएफ ने मुसलसल सेक्टर कमांडर्स मीटिंगों में पाकिस्तानी ड्रोन के हिंदुस्तानी इलाकों में दाखिल होने का मसला उठाया है। पाकिस्तानी फौज की हिमायत से दरअंदाजी कराने की कोशिशों के बारे में भी एहतजाज दर्ज किया गया है। पाकिस्तान की जानिब से सुरंगों के जरिए दरअंदाजी की कोशिशें, ड्रोन के जरिए हथियार डालने के वाकयात अभी भी पेश आ रहे हैं। आप देखिए इन्फिल्ट्रेशन वो कोशिश कराता रहा है। हालांकि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, हमारी जो फौज है, जहाँ पे एलओसी के ऊपर और जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर पे बीएसएफ वगैरह बड़े सतर्क रहे हैं, और आपने देखा कि जब भी कोई इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट होता है वहीं पे उनको मार गिरा देते हैं। उसके अलावा ड्रोन्स अब उन्होंने इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं कि ड्रोन्स के ज़रिए अपना एक ड्रग्स और दूसरा जो आर्म्स और एम्युनिशन जो है उसके अंदर लाने के लिए, और ये ड्रोन्स इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब उनको पता है कि बॉर्डर के ऊपर सतर्कता है। ये जो चीज़ है ये दर्शाता है कि उनकी पाकिस्तान की जो मानसिकता है वो नहीं बदली। शुरू से आपके जो 47 से लगा हुआ है कि जी कश्मीर उनका है, कश्मीर हमारे पास आना चाहिए था, हिंदुस्तान के पास चला गया। वो जो एक चीज़ है उसके अंदर वो उनके अंदर से नहीं गई। यूक्रेन पर रूस के हमले और रूस को चीन से मिलने वाली हिमायत से पैदाशुदा सूरत-ए-हाल से हिंदुस्तान की तशवीश बढ़ गई है। इमरान खान के रूस में मौजूद होने और पाक चीन के बढ़ते ताल्लुकात का लद्दाख में एलएसी पर असर पड़ सकता है। हम कहीं अपने डेंजर से निकले नहीं है और मेरे को लगता नहीं कि आने वाले दिनों में निकलेंगे, क्योंकि ये जो दो हमारे जो पड़ोसी हैं इनकी जो मंशा है वो बड़ी क्लियर है दोनों की। पाकिस्तान चाहता है कश्मीर हाथ में आ जाए और चीन चाहता है कि जी वो वही जो माओ से उनका था कि पाम ऑफ द हैंड वाली बात कि जी तिब्बत तो आ गया उसका पाम और बाकी फिंगर जो हैं वो चलेगी आपकी अरुणाचल की तरफ चलेगी, आपकी इधर असम की तरफ आ गई, आपके आगे नेपाल आ गया, आपका लद्दाख आ गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हैं। तो इसीलिए हिंदुस्तान को अपनी सतर्कता हमने पूरी की पूरी रखनी है, साथ में हमें उसके अंदर और बढ़ावा करना है, हमने और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है, हमने और उसके अंदर अपने जो बॉर्डर जो हमारा अभी तक इतना जो डेवलप नहीं था ना रोड की वजह से, और कई विलेजेस वगैरह हैं जैसे अभी बजट में इन्होंने रखा है इतना पैसा कि बॉर्डर के ऊपर जो हमारे गाँव वगैरह हैं उनको डेवलप करना। जम्मू कश्मीर में सियासी अमल शुरू हो रहा है और ऐसे में पाकिस्तान सूरत-ए-हाल को खराब करने की कोशिश कर सकता है। पाकिस्तान के किसी भी नापाक अजायम को नाकाम बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को चौकस रहने की जरूरत है।
न्यूज 18 उर्दू के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। उड़ी सेक्टर में भी सरहदी इलाकों के लोग फायरबंदी मुआहदे के बाद काफी खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि सरहदों पर अमन कायम रहेगा और वो अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं। उड़ी के लोगों का कहना है कि गोलाबारी से उनका जीना हराम हो गया था। बच्चों की तालीम बुरी तरह मुतासिर होती थी। जानो माल का भी काफी नुकसान हुआ। लोगों ने दोनों हुकूमतों का शुक्रिया अदा करते हुए अपील की है कि वो अमन बरकरार रखने को यकीनी बनाएं। अक्सर हमारा जो गिरी का व्यापार है वो उड़ी से होता है और एशिया में सबसे बड़ी मंडी जो है गिरी की वो उड़ी में है और उड़ी से सरहदी इलाकों से तमाम गिरी आती है। गोलाबारी के नतीजे में बहुत बड़ा नुकसान होता था क्योंकि फ्रूट या गिरी का काम वो कर नहीं पाते थे किसान, ये मंडियों तक आ नहीं पाता था, उन्हें भी दो चार होना पड़ता और व्यापार को भी इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। दोनों माल के बीच में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रहे तो उससे ये रहेगा कि खामोशियाँ की हमारी सरहदें इस गोलाबारी से, और यहाँ उसका फ़ायदा जो है वो किसानों को भी होगा, उसका फ़ायदा जो है वो आम शहरी को भी होगा, स्कूल के बच्चों का भी होगा और आपस में दोनों के ताल्लुकात भी अच्छे रहेंगे, उससे दोनों मुल्क में खुशहाली भी रहेगी। अल्लाह का करम है कि हम इसको बड़ा क्रेडिट देते हैं हम इसको कि ये जो प्रोग्राम जो है ये सीज फायर का ये जारी वो सारी जो है ये रहना चाहिए आगे, ताकि हमारा एजुकेशन सेक्टर जो है ये आगे बढ़ जाए और बाकी चीज़ों से भी मतलब जो है ये हम कामयाबी और कामरानी जो है हासिल कर सकते। हम LOC तक जाते हैं, अपना घास फल फ्रूट जितना भी है वो हासिल करते हैं और शांति से रहते हैं। कोई भी डर वर हमारे दिलों में नहीं है और पुरअमन तरीके से रहते हैं। आइंदा भी हम उम्मीद करते हैं कि दोनों मुल्क आपस में अगर भाईचारा रखेंगे तो हम लोग आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। दोनों हुकूमतों से गुजारिश है कि यहाँ ये सीज फायर जो है इसका ये कंटिन्यू रहना चाहे और यहाँ पे जो बस सर्विस है LOC बस सर्विस ट्रेड LOC का है ये भी चलने चाहे, ये भी एक अमन की तरफ, इससे अमन पैदा होगा और अमन जब पैदा होगा तो यहाँ पे लोगों को सुकून मिलेगा। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के तनाजुर में हिंदुस्तानी फौज भी काफी चौकस है। पाकिस्तान के साथ लगी सरहद पर सख्त चौकसी बरती जा रही है। जदीद हथियारों से लैस फौजी जवान हर सरगर्मी पर नजर रखे हुए हैं। फौज का कहना है कि वो किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। रशिया और यूक्रेन के हमले के बाद इंटरनेशनल लेवल पर हाई अलर्ट जारी हुआ है। न्यूज़ 18 की टीम इस समय अखनूर के पलावाला सेक्टर LOC पर मौजूद है और यहाँ पर आपने देखा कि मेरे पीछे जो जवान है, जो जवान इस समय LOC पर चौकसी बरते हुए हैं क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर देखा गया है कि हाई अलर्ट जारी हो गया है। इस तरह के हालात जो है वो सिचुएशन पूरे विश्व में बिगड़ी हुई है और ये भी तैयार है LOC पर जो भारतीय सेना के जवान हैं वो भी तत्पर तैयार है कि किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए उन्हें किस तरह के कामकाज करने हैं, किस तरह से यहाँ पर मुस्तैद रहना है और ये लेटेस्ट टेक्निक के हथियारों के साथ आज जवान जो है वो यहाँ पर चौकसी बढ़ाए हुए हैं। नाज़रीन आपको ये भी बता दें कि कुछ दिन पहले ही जैसे आरएसपुरा के अरनिया सेक्टर में भी ड्रोन के जरिए इस बार जो भारी तादाद में हथियारों का जो जखीरा वो फेंक के चले गए हैं, उनकी जो नापाक कोशिश है उसको जम्मू कश्मीर पुलिस और BSF ने नाकाम किया है। लेकिन इसी तरह से ही LOC पर भी भारतीय सेना के जवान अब नई टेक्निक के हथियारों के साथ तैयार हैं कि किसी भी तरह की जो सिचुएशन अगर आती है तो उससे किस तरह से निपटना है। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील के साथ कोमल सिंह, LOC अखनूर। जिला कुलगाम में शदीद बर्फबारी से बिजली निजाम को काफी नुकसान हुआ है। इसकी वजह से यहाँ की आबादी गुप्त अंधेरे में है। इंतजामिया और महकमा बिजली ने हंगामी बुनियादों पर टावर नस्ब करने और बिजली की तरसील लाइनों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। DC कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन ने कहा कि जल्द ही बिजली सप्लाई बहाल की जाएगी। थे जिसमें हम लोगों ने ट्रांसमिशन महकमे के साथ और बिजली महकमे के साथ हम लोगों ने इमरजेंसी रेस्टोरेंट सिस्टम खड़ा कर लिया है। 2 दिन से काम चल रहा है, पूरी रात भर काम चल रहा था और बाय इवनिंग मुझे लगता है वो सारे टावर्स फंक्शनल हो जाएंगे और हम लोग 100% इलेक्ट्रिसिटी कुलगाम में बहाल करेंगे। अगर आप बात करेंगे पिछले 2 दिन से क्लियरेंस चल रही है और प्रायोरिटी 1 रोड जो है 100% कंप्लीट है, वायरस 80% प्रायोरिटी 2 की क्लियरेंस हो चुकी है। वैराज जो बाकी गली कूचे जो छोटी छोटी रोड्स है म्यूनसिपल लिमिट्स में आते हैं उनको भी क्लियरेंस चल रही है और ऑलमोस्ट हो चुके हैं और मुझे लगता है आज शाम तक 100% जो रोड कनेक्टिविटी वो रेस्टोर हो जाएगी।
वीकेंड ने जिला गांधरबल में आलमी शोहरत याफ्ता सियाहती मकाम सोनमार्ग की तरफ जाने वाली सड़कों से बर्फ हटाने के लिए इंसानों और मशीनरी पर जोर दिया है। हालिया बर्फबारी के बाद तकरीबन 2 फुट बर्फ जमा हो गई थी। ताज़ा बर्फबारी ने गंगानगर से बिजली, पानी की सप्लाई और सड़कों तक रसाई में खलल पैदा कर दिया है। अगरचे सयाहों को पहले ही निकाल लिया गया था, लेकिन सयाहत के शोबे से जो वाबस्ता चंद होटल मालिकान और ताजिर फंसे हुए थे, ताहम अब ये लोग अपनी अपनी मंजिलों को रवाना हो गए हैं। चिनाब इलाके में मुसलसल चौथे रोज भी शदीद बर्फबारी और वक्फे से होने वाली बारिशों से मामूलात जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। सब डिवीजन ठाठरी और पहाड़ी इलाके में करीब 4 रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा है। किसी तरह की कोई इंसानी जानी नुकसान की इतला नहीं है। अमलाक को नुकसान और बिजली की अदम दस्तियाबी से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। एसडीएम की क़यादत में गंदो और ठाठरी की इंतजामिया ने तमाम इलाकों में शदीद बारिश और बर्फबारी से होने वाले नुकसानात का जायजा लेने के लिए अफसरान की टीमें तैनात कर दी हैं। जिला रामबन के इलाके भटनी गांधरी का सड़क राब्ता हालिया बारिशों के दौरान मुकम्मल तौर से मुनक़ता हो गया है। जिला हेडक्वार्टर से रामबन का रास्ता मुनक़ता है। गुज़श्ता दिन से सड़क धंसने की वजह से बिजली, पानी सप्लाई भी ठप है। कई सालों से सड़क राब्ते की खस्ता हाली को लेकर आवाम की जानिब से सड़क की दीवारें मजबूत करने का मुतालबा किया जा रहा था। भारी बारिश के बाद सड़क खिसकने का सिलसिला शुरू हुआ। महकमे तामीरात आम्मा की टीम भी मौके पर पहुंची और सड़क का जायजा लिया। मकामी लोगों ने मुतालबा किया कि सड़क राब्ता, बिजली और पानी की सप्लाई को तरजीहाती बुनियादों पर बहाल किया जाए। हालिया भारी बर्फबारी से लोगों को दरपेश मुश्किलात के चलते गवर्नर गुरेज के कुंजलवन इलाके में फौज लोगों की मदद के लिए सामने आई। मकामी फौज यूनिट ने इलाके का पैदल दौरा करके न सिर्फ उम्र रसीदा मरीजों का इलाज और मुआवजा किया, बल्कि लोगों में अद्वियात भी तकसीम की। फौज ने एक बेवा को इमदाद भी फराहम की। लोगों ने दुश्वार गुजार मौसमी हालात में फौज की जानिब से लोगों की मदद करने पर फौज का शुक्रिया अदा किया। पिंजौरा शोपियां के मुनीब अहमद वानी ने कश्मीर से कन्याकुमारी और फिर वापस का सफ़र बगैर पैसों के तय किया है। वानी का कहना है कि वो मुख्तलिफ जगहों के बजाय लोगों का बर्ताव देखना चाहते थे। 50 दिनों के इस सफ़र के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। वानी का कहना है कि कश्मीरियों को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में परेशान करने से मुताल्लिक लोग अक्सर शिकायत करते हैं। ऐसे में उन्होंने लोगों का रवैया देखने की कोशिश की। वानी का कहना है कि उन्हें मुल्क भर में लोगों से काफ़ी प्यार और ताउन मिला। इनके लिए हर चीज़ का इंतज़ाम किया गया। उन्होंने हिंदू घरों में भी कुछ वक्त गुजारा। नफरत से पेश आ रहे हैं वो ठीक नहीं है। मैक्सिमम जो आप पाओगे हर किसी रिलीजन में वो पॉजिटिविटी पाओगे। और जब मैंने लोगों से बात की कि आप क्या मतलब कश्मीरी, और हाँ ये मैं एक बात कोट करना चाहता हूँ कि मैं टोपी लगा कर जाता था, मतलब इनको लगे कि ये मुस्लिम लड़का है, और ये बोल रहा था कि मैं कश्मीर से हूँ, क्योंकि मेरे बैग के पीछे भी लिखा था कि यात्रा फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी ट्रैवलिंग विदाउट मनी, इफ एनीवन वांट्स टू हेल्प मी जस्ट गिव मी अ लिफ्ट। और लोगों ने वही मतलब फॉलो किया और मुझे मदद की। उसमें मैं मतलब गरीबों ने भी मेरी मदद की और मिडिल क्लास ने भी मेरी मदद की, चाहे वो अमीर हो उन्होंने भी मेरी मदद की। जिसको जिस तरीके से लगा कि मैं इसको मदद करूं उसने वैसे। तो मुस्लिम वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। अथरट और पीके रेंज ने संपूर्ण वटक पूजा को जारी किया है। अजय रैना ने पूजा परफॉर्म की है। इसका आइडिया कमल पेशन ने दिया था। इस दिन को मनाने की वजूहात के बारे में दुनिया भर में पंडितों को आगाह करने के लिए ये इकदाम किया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में इक्वट फाउंडेशन, हेल्पलाइन ह्यूमैनिटी, सरस्वती पुस्तकालय जगती, GL ऋषि मेमोरियल ट्रस्ट और शारिका हरि पर्वत जम्मू ने इश्तिराक किया है। डायरेक्टर प्रदीप पंडिता हैं, रमेश पंडिता अदाकार हैं, फैमिली सिनेमाटोग्राफी अजीत सिंह की है। विस्तीर्ण शाखा रिचपत्रम साम पुष्पम यजु रजतम फलम स्यात् अथर्व प्रतिष्ठा यज्ञ छाया सुशीतो द्विजगण मधुप्य गीते यस्नितम शक्ति संध्या त्रिकालम दुरित भयपरम भयहरम पातुनो वेद वृक्ष मूलाधारात् हुतवः कला विष्टम भूर्भुवः स्वः ब्रह्मांड स्थानात् परम ग्रहणा तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देव शिष्य। प्यारे दर्शन
लेह में फार्मासिस्ट और पैरामेडिकल असिस्टेंट डिप्लोमा होल्डर्स ने यूटी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि यूटी बनने और 370 की मनसूखी के बाद लद्दाख में रोजगार के हवाले से काफी मसाइल दरपेश हैं। सैकड़ों एहतजाजियों ने लेह में एहतजाज दर्ज कराया। उन्होंने रजिस्ट्रेशन और दीगर मुतालबात को पूरा करने की मांग की। हमारा भी जैसे अभी किसी का एज हो रहा है सर, तो रजिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से हमें ना हम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम हमें आ रहा था। हम हायर अथॉरिटी के पास गए थे, वो फिर दिलासा देते कि कल होगा 2 महीने के बाद, लेकिन उनका 2 महीना नहीं आते सर। हमें ये चाहिए कि या आप लोग बताइए कि 1 साल है तो 1 साल बताओ, 2 साल है तो 2 साल बताओ। हम इतना वेट नहीं कर सकते, उस हिसाब से हम भी चलेंगे ना सर। जितने भी यहाँ पे फार्मासिस्ट है लद्दाख में 110 केमिस्ट शॉप है, वो सारे मेडिकल असिस्टेंट पे चल रहा है आज तक। हमने उसी बेस पे हमने भी अपना डिप्लोमा किया कि हम अपने आगे फर्दर के लिए हमने फ्यूचर के लिए देखेंगे। आज हम जितने भी यहाँ पे है ना वो बिल्कुल लाचार हो गए सर। अब हम जॉब लेस थे, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर जॉब नहीं मिला हम कोई प्राइवेट में भी नहीं खोल सकते सर। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।